Good morning, students. This is History, Class 7th, Chapter 3rd, the Delhi Sultans, and this is going to be our second class on this chapter. हमने देखा कि जो सेकंड चैप्टर है उसमें 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में नए नए राजवंशों का उदय हुआ, जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चौहान एटसेट्रा। हमने कहीं भी दिल्ली का जो जिक्र है, जो रेफरेंस है, नहीं सुना, क्योंकि दिल्ली 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर और चौहानों के द्वारा एक कॉमर्शियल सेंटर के रूप में डेवलप किया गया। जब दिल्ली में सिक्के भी बनते थे और उनको दहली वाला कहा जाता था। उसके बाद दिल्ली जो एक राजधानी के रूप में सल्तनत काल में वो 13वीं शताब्दी के शुरू में ही विकसित हो पाया, जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं, जो भारत की राजधानी है। वो कभी सल्तनत के जो सुल्तान थे उनके द्वारा शहरों के रूप में बना था। उदाहरण के लिए जहापना, सिरी, कुहाना जैसे शहर यहाँ पर थे। और दिल्ली सल्तनत जिसे हम कहते हैं उसमें 5 राजवंश आते हैं: तुर्किश रूलर्स, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तुगलक और खलजी डायनेस्टी, तुगलक और खलजी रूलर्स के अंतर्गत दिल्ली का जो प्रशासन है और उनकी मजबूती है उसको जाने। उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो मस्जिद है, जो एक अरबी भाषा का शब्द है जिसे अंग्रेजी में मोस्क कहा जाता है, और जो मुसलमानों के पूजा का स्थान है, उसमें भी बदलाव आए। किस तरह से जो हम देखते हैं कुवात अल इस्लाम मोस्क and minaret built during the last decade of the 12th century. This was the congregational mosque of the first city built by the Delhi Sultans, described in the chronicles as Delhi-e-Kuhana, the old city. The mosque was enlarged by Iltutmish and Alauddin Khalji. The minar was built by 2 sultans, Qutbuddin Aibak and Iltutmish. इस पिक्चर में जो मोस्क, हम जो मस्जिद देख रहे हैं, उसका नाम है कुवात अल इस्लाम। और जो मीनार देख रहे हैं, इन मीनारों का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने करवाया, और मस्जिद का निर्माण, मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने करवाया। ये कब करवाया? ये जो दिल्ली कुहाना है, जो ओल्ड सिटी है, जो दिल्ली जिसे आज हम कहते हैं, उससे पहले शहर थे, उन शहरों में एक था दिल्ली कुहाना। और जब इसका निर्माण हुआ, और वो निर्माण हुआ शताब्दी के अंतिम दशक में। बेगमपुरी मॉस्क बिल्ट इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक was the main mosque of Jahanpana, the sanctuary of the world, the new capital in Delhi. में जो बेगमपुरी मस्जिद या मॉस्क हम देख रहे हैं, वो मोहम्मद तुगलक के समय में इसका निर्माण हुआ, और ये दिल्ली के एक शहर जहांपना का एक मुख्य मस्जिद थी। पिक्चर में हम 2 मॉस्क देख रहे हैं। मोटकी मस्जिद बिल्ट इन द रेन ऑफ सिकंदर लोधी by his minister, mosque of Jamali Kamali built in the late 1520s. तो इन 4 मस्जिदों के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं
कि किस तरह से मस्जिद का सल्तनत काल में एक बड़ा महत्व था, क्योंकि मुसलमान अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए थे। मुस्लिम लोग अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए थे और उनको ये मस्जिदें एकता के सूत्र में बांधती थी, जहां वो नमाज करते थे। तो मस्जिद का जो डेवलप्ड शेप है, डेवलप्ड फॉर्म है, वो हम इस पिक्चर में देखते हैं, जिसे शाहजहां के काल में शाहजहानाबाद में बनाया गया। मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। जैसे राजा को, रूलर को अरेबिक में सुल्तान कहते थे, ऐसे ही मॉस्क को अरेबिक में मस्जिद कहते थे। लिटरली अ प्लेस वेयर मुस्लिम prostrates in reverence to Allah. In a congregational mosque, Masjid Jami or Jama Masjid, Muslims read their prayers, namaz together. Members of the congregation choose the most respected learned male as their leader, Imam, for the rituals of prayer. He also delivers the sermon, Kitabu, Kutba during the Friday prayer. During prayer, Muslims stand facing Makkah. In India, this is to the west. This is called the Qibla. मस्जिद में आज भी मुसलमान सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक नमाज करते हैं और नमाज करते हुए वो अपना एक इमाम चुनते हैं जो उनको दिशा देता है और जो शुक्रवार के दिन उनको प्रवचन भी देता है। और प्रार्थना के समय, नमाज के समय मुसलमान मक्का की ओर फेस करते हैं। भारत में ये पश्चिम की ओर है, जिसे किबला कहा जाता है। Delhi sultans built several mosques in cities all over the subcontinent. These demonstrated their claims to be protectors of Islam and Muslims. Mosques also helped to create the sense of a community of believers who shared a belief system and a code of conduct. It was necessary to reinforce this idea of community because Muslims came from a variety of backgrounds. जैसा कि आपको बताया गया है, मुसलमान लोग अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए थे। वो अपनी एकता, अपनी शक्ति, अपने समुदाय को एक रूप देने के लिए मस्जिद में नमाज करते थे, मस्जिदें बनाते थे अलग अलग भारतीय उपमहाद्वीप के स्थानों पर। इससे उनकी शक्ति को बल मिलता था। अब हम देखेंगे अ क्लोजर लुक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। खलजी और तुगलक के काल का प्रशासन। द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत needed reliable governors and administrators. Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called bandagan in Persian. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them. इस सल्तनत का जो क्षेत्र था, जो राज्य था, वो विशाल था और दिल्ली सल्तनत में राजकाज की भाषा फारसी थी और दिल्ली के सुल्तान गवर्नर और प्रशासकों पर विश्वास करने की बजाय, कुलीन वर्ग के लोगों पर विश्वास करने की बजाय, विशेषकर इल्तुतमिश, उन्होंने दासों को खरीदा जो सैनिक सहायता के लिए आवश्यक थे, जिनको उन्होंने बंदागन, फारसी में बंदागन कहा गया, और उनको राज्य के बड़े बड़े ऑफिसेस, उनको बड़े बड़े पद उनको दिए गए। ये वो लोग थे, स्लेव वो लोग थे, दास वो लोग थे जो राजा पर निर्भर थे और जिन पर सुल्तान विश्वास कर सकते थे। खलजीज एंड तुगलक्स continued to use bandagan and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions.
They were appointed as generals and governors. However, they also introduced an element of political instability. Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but do not to their heirs. New sultans had their own servants. As a result, the occasion of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. The patronage of these humble people by the Delhi sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi sultans for appointing the low and base born to high offices. दिल्ली सल्तनत काल में विशेषकर खलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के जो सुल्तान थे, उन्होंने दासों को रखा, बंदागन को रखा, उनको बड़े बड़े पदों पर पहुंचाया, उनको जनरल सेना में जनरल और गवर्नर प्रशासन में उनको बनाया। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी आई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आई, क्योंकि जब कभी भी नया सुल्तान सिंहासन पर आया, नया सुल्तान बना, तो उसके दास भी अलग थे। इस तरह से जो दास थे, पहले सुल्तान के जो दास थे, वो नए सुल्तान की आज्ञा का पालन नहीं करते थे, उसके वो सर्वेंट नहीं होते थे। इस तरह से जब नया सुल्तान बनता है, तो जो नोबिलिटी है, जो कुलीन वर्ग है, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, उनमें टकराव होना स्वाभाविक था। 19वीं शताब्दी के क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बर्नी ने इस तरह की दास प्रथा को सुल्तान जो थे उनकी, उदाहरण के लिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक की कमजोरी का परिचायक कहा है। द अर्लियर सुल्तान्स, द खलजी एंड तुगलक मोनार्क्स appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. These lands were called Iqta and their holder was called Iqtidar or Mukti. The duty of the Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their Iqtas. In exchange for their military services, the Muktis collected the revenue of their assignments as salary. They also paid their soldiers from these revenues. Control over Muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned Iqtas for a short period of time before being shifted. These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the Muktis. Care was taken that the Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. दिल्ली के सुल्तानों ने अलग अलग भूमि को इक्ता के नाम से जाना और सेना के जो कमांडर थे उनको इन इक्ताओं का एक तरह से स्वामी या होल्डर के रूप में नियुक्त किया, जिसे इक्तेदार कहते थे। और ये इक्तेदार अपनी सैनिक सेवाओं के बदले में इन इक्ताओं से, इन स्थानों से, इन लैंड से, इन भूमियों से भूमि कर इकट्ठा करते थे और भूमि कर से ही अपना वेतन समझते थे। और जो सैनिक होते थे उनको भी वेतन इस भूमि कर से ही देते थे। हालांकि जो सुल्तान थे उन्होंने कुछ इक्ताओं को एक सीमित समय के लिए रखा और उसके बाद उन पर विशेष कठोर कानून भी लगाए। हालांकि इक्तेदार का जो पद था वो वंशानुगत भी हो सकता था और वो गैर वंशानुगत भी हो सकता था। जो गैर वंशानुगत पद था इक्तेदार का, उन पर सुल्तानों ने कठोर नियम भी लागू किए। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the samantas, the aristocrats and the rich landlords to accept their authority. Under Alauddin Khalji, the state brought
the assessment and collection of land revenue under its own control. The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. The Sultan's administrators measured the land and kept careful accounts. Some of the old chieftains and landlords served the Sultanate as revenue collectors and assessors. There were three types of taxes on cultivation called kharaj, amounting to about 50% of the peasants' produce, on cattle and on houses. जैसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए दो तरह के अभियान चलाए, आंतरिक क्षेत्रों में और बाहरी क्षेत्रों में। जब उन्होंने हिंटरलैंड में आंतरिक क्षेत्रों को अपने अंतर्गत अपने अधीन किया तो उन्होंने वहाँ के सामंतों को, वहाँ के कुलीन वर्ग के लोगों को, वहाँ के भूस्वामियों से भूमि कर इकट्ठा करने का अधिकार ले लिया और कहा कि वो खुद भी टैक्स देंगे, जो स्थानीय चिफ्टियन होंगे वो भी टैक्स देंगे और सुल्तान के द्वारा नियुक्त किए गए जो प्रशासक थे वो भूमि की माप करेंगे और वो टैक्स वसूल करेंगे। जो टैक्स था, जो कर था, वो चार तरह का होता था। खराज, जो किसान की फसल का आधा हिस्सा होता था, 50% होता था। पशुओं पर कर होता था और मकानों पर भी कर होता था। Important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent. Even in the Gangetic Plain, there were forested areas that Sultanate forces could not penetrate. Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas but only for a short duration. हमें ये बात दोहराने की आवश्यकता है कि सल्तनत का जो क्षेत्र था, सल्तनत के सुल्तानों का जो क्षेत्र था, वो भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र बहुत बड़ा था, जिस पर शासन प्रशासन करना टेढ़ी खीर था। तो जब दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली के बाहर का जो क्षेत्र है उसको अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि जो क्षेत्र दिल्ली से दूर के हैं, जैसे बंगाल है, दक्षिणी भारत है, वो क्षेत्र उनके अधीन लंबे समय तक नहीं रह पाए। यहाँ तक कि गंगा का जो मैदान है, वहाँ के जो वन्य क्षेत्र है, उसको भी दिल्ली के सुल्तान अपने अधीन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, उन्होंने कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन तो किया, लेकिन वो लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाए। Under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongols' attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. Let us see how the two sultans dealt with this. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मंगोल मंगोलिया से थे और गंगेज खान एक आक्रमणकारी था, वो मंगोल था। जैसे गंगेज खान ने 13वीं शताब्दी के दूसरे दशक में ईरान पर आक्रमण किया, उसके बाद दिल्ली पर आक्रमण किया, तो दिल्ली के सुल्तान स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने अपनी एक स्थायी सेना खड़ी करने का विचार किया, जो एक आसान काम नहीं था। अगली क्लास में हम देखेंगे किस तरह से मंगोलों के आक्रमण से, बाहरी आक्रमण से
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक अपने आप को डिफेंड करते हैं। थैंक्स।